हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हार्ट फेलियर सुन करके ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट अपना बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। मतलब हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है, काम करना बंद कर चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जो हार्ट का काम होता है ना, पंप करना, तो हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो कम हो गई है। तो अब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो हार्ट पंप होता है तो क्या होता है दोस्तों कि जो भी खून होता है ना, जो ब्लड होता है, वो फिर सारी की सारी ब्लड सेल्स में भेजा जाता है हार्ट के पंप करने की वजह से। तो जब दोस्तों हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है तो फिर ब्लड ठीक से हमारे शरीर की कोशिकाओं में, शरीर के ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाएगा। उससे दोस्तों क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जो ब्लड के अंदर दोस्तों घुले हुए न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ होते हैं, वो भी हमारी सेल्स को ठीक से नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह से दोस्तों अलग अलग किस्म के सिम्टम्स होना, लक्षण होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, नो डाउट हार्ट फेलियर अपने आप में एक सीरियस कंडीशन होती है, और अगर किसी को है दोस्तों तो मेडिसिन भी लेनी होती हैं, लाइफस्टाइल की जो भी मॉडिफिकेशन है वो सब कुछ करने होते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि हार्ट फेलियर एग्जैक्टली क्या होता है। आपको सिंपली मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता लगे कि हार्ट फेलियर पैदा क्यों होता है, किस तरह से ये चीज़ होती है। साथ साथ दोस्तों इसके टाइप्स क्या होते हैं, और दोस्तों किस तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं हार्ट फेलियर में, और वो लक्षण क्यों पैदा होते हैं। मतलब बॉडी में ऐसा क्या हो रहा होता है हार्ट फेलियर की वजह से कि वो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको आइडिया दोस्तों होना चाहिए अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई भी इस बीमारी से पीड़ित है तो। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली हार्ट किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों आप कुछ ऐसा समझिए कि जो हमारा हार्ट है ना, वो एक तरह का पंप है, बहुत स्ट्रॉन्ग पंप है। और उसका साइज़ दोस्तों करीब करीब हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसका दोस्तों काम क्या होता है कि वो पंप करेगा, तो जो भी उसके अंदर ब्लड होगा वो सारा का सारा ब्लड, मतलब बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे शरीर के दोस्तों बाकी ऑर्गन्स में, सारी की सारी सेल्स में भेजा जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि हार्ट में मैं सिंपल करके रखूँगा, देखते रहिएगा, क्योंकि ये हल्का सा जानना ज़रूरी है कि हार्ट नॉर्मली कैसे काम करता है। तभी आप समझ पाएंगे कि हार्ट फेलियर में आखिर बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, बॉडी किस तरह से अपने अंदर तब्दीलियाँ ला रही है, और दोस्तों जो भी चेंजेस पैदा हो रहे हैं वो किस तरह से फिर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को, लक्षणों को, प्रॉब्लम्स को पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हार्ट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 टोटल चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स दोस्तों ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर्स नीचे होते हैं। जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं दोनों, उन्हें कहते हैं एट्रिया, मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। अगर हम प्लूरल में बोल रहे हैं दोस्तों तो फिर एट्रिया हो गया। वैसे दोस्तों नीचे वेंट्रिकल्स होती हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हो गया दोस्तों एक जनरल स्ट्रक्चर हार्ट का, जिसमें कि 4 चैम्बर्स हो गए। अब दोस्तों नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है ना, उसके अंदर सारा का सारा इम्प्योर ब्लड आएगा, पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर के। इम्प्योर ब्लड का मतलब दोस्तों क्या हो गया, वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। अब दोस्तों राइट एट्रियम से क्या होता है कि जो ये इम्प्योर ब्लड है, मतलब कि ये वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा नीचे की तरफ। फिर दोस्तों राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में क्या होगा दोस्तों कि इस ब्लड के अंदर, जैसे जो भी हम सांस लेते हैं ना, वो सांस सारी लंग्स में आती है। अब दोस्तों लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो फिर इस ब्लड में आ जाएगी, और जो दोस्तों इस ब्लड के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फिर फेफड़ों में आ जाएगी, और वहाँ से हम सांस के ज़रिए उसे बाहर निकाल देंगे। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि लंग्स के अंदर जाकर के जो हमारा ये ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, अब इसके अंदर दोस्तों ऑक्सीजन फिर से परिपूर्ण मात्रा में आ रही है। और अब दोस्तों जो ये वाला ब्लड है ये फिर कहाँ पे आएगा, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से दोस्तों हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके इस ब्लड के अंदर दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक आ चुकी है। अब दोस्तों जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगी तो ये वाला ब्लड हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में ठीक ठाक अमाउंट में बिल्कुल भेजा जाएगा, ताकि हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल पाए। दोस्तों हार्ट ठीक से काम कर सके इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हार्ट के चारों चैम्बर्स हैं ना, ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल रिदम में, मतलब इक्विलिब्रियम में काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है कि कोई एक चैम्बर जो है वो बाकी चैम्बर से कुछ अलग रिदम में आ गया है। ये दोस्तों फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर में क्या होता है। ये तो हमने नॉर्मल हार्ट की बात कर ली। तो दोस्तों हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसकी पंपिंग पावर कम हो गई है, मतलब कि अब वो कम स्ट्रेंथ के साथ में पंप कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड अब नहीं वो भेज पा रहा शरीर के बाकी ऑर्गन्स में। तो दोस्तों इस अब क्या होगा कि अगर हार्ट की पंपिंग पावर कम है ना,
तो फिर हार्ट के अंदर एक चेंज ये आता है कि हार्ट अपने अंदर जो है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है, मतलब कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट होता है। एक तरह से कंपनसेशन मैकेनिज्म होती है। मतलब दोस्तों हार्ट स्ट्रेच एक्चुअली इसलिए होता है कि ताकि ज़्यादा पावर लगा सके पंप करने के लिए, बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म ही होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हार्ट का साइज़ फिर बड़ा होने लगता है, और वो दोस्तों अपने आप में एक कंपनसेटरी चेंज है। लेकिन हार्ट के बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि कोई दोस्तों ये फ़ायदेमंद चीज़ है। हार्ट का नॉर्मल साइज़ में रहना ही ठीक होता है। अगर हार्ट बड़ा हो रहा है दोस्तों तो उसके अपने अलग सिम्टम्स होते हैं, उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि चूंकि अब हार्ट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है पंप करने की, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीक भी हो गया है ना, तो ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है। उससे दोस्तों क्या होगा कि जो हार्ट एक मसल होती है। ओवरऑल दोस्तों हार्ट जो है वो एक मसल होती है। मसल मतलब मांसपेशी होती है। तो दोस्तों वो मसल का मास भी बढ़ने लग जाता है, मतलब कि वो मांसपेशी जो है दोस्तों उसका साइज़ बढ़ने लग जाता है। ये भी अपने आप में दोस्तों हार्ट के साइज़ को बड़ा करने में चीज़ जो है वो मदद करती है। मतलब एक तरह से ये भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ये दोस्तों जो हार्ट का जो मसल मास है ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स है ना, वो अब बहुत ज़्यादा पावर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो आपको पता है हम भी कभी अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं या कुछ भी चीज़ अगर हम बहुत पावर के साथ में करते हैं तो फिर वो हमारी उस जगह की मसल्स जो हैं वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही हार्ट के साथ भी हो रहा है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, मतलब कि पंप करने वाली मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनका साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कि फिर पूरा का पूरा मसल मास ही बढ़ रहा है। दोस्तों एक चीज़ और होती है कि अब चूँकि हार्ट जो है वो वीक पंप कर रहा है, तो ठीक से अमाउंट ब्लड का नहीं जा रहा बाहर, तो इसको कंपनसेट करने के लिए फिर हार्ट क्या करता है कि जल्दी-जल्दी से बीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि हार्ट की जो पंपिंग है ना वो बड़ी फ़ास्ट हो जाती है। ये भी अपने आप में एक चेंज आता है। इससे क्या होता है कि चूँकि एक बार की पंपिंग में दोस्तों ज़्यादा ब्लड सा बाहर नहीं जा पा रहा है, बाकी ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर अगर जल्दी-जल्दी बीट हो, तो फिर हार्ट को ऐसा लगता है, बॉडी को ऐसा लगता है कि शायद उससे कंपनसेशन हो जाए और सिम्पटम्स वगैरह ना पैदा हों। तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक तरह से बॉडी का कंपनसेशन होता है। और दोस्तों क्या होता है कि चूँकि ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है बाकी जगहों पे, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो खून की नलियाँ हैं हमारी बॉडी में, वो फिर थोड़ा पतली होना स्टार्ट होती हैं, मतलब थोड़ा संकुचित होना स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सपोज़ पानी है, वो किसी भी पाइप से अगर बह रहा है, अगर उस पाइप को हम थोड़ा दबा के पतला कर देंगे तो पानी थोड़ा तेज़ गति से बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ बॉडी करती है फिर कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा पतला करना स्टार्ट करती है, ताकि जो ब्लड का प्रेशर है ना दोस्तों ब्लड वेसल्स के अंदर में, वो थोड़ा मेंटेन रह पाए और ब्लड थोड़ा हाई वेलोसिटी से पहुंच करके बाकी ऑर्गन्स तक अपना सप्लाई कर दे। और क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी जो किडनीज़ होती है ना, वो भी हेल्प करती हैं। किस तरह से? किडनीज़ दोस्तों ऐसी कंडीशन जब डेवलप हो रही होती है हार्ट फेलियर वाली, तो किडनीज़ क्या करती हैं कि ज़्यादा सॉल्ट को और ज़्यादा वाटर को रिटेन करती हैं, मतलब कि यूरिन के ज़रिए इनका ज़्यादा लॉस नहीं होने देती। अब इससे क्या होता है कि अगर वाटर बॉडी में रिटेन है तो फिर मतलब ब्लड के फॉर्म में ही है ना वाटर, तो ब्लड का वॉल्यूम दोस्तों ठीक ठाक रहता है, तो इससे भी फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने में हेल्प मिलती है बॉडी को। लेकिन दोस्तों यही वाली चीज़ फिर जो है ये बॉडी के लिए काउंटर भी हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट दोस्तों ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और सिम्टम्स को पैदा करना स्टार्ट कर देता है। अगर ब्लड का दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर और हार्ट ठीक से पंप कर ही नहीं पा रहा है और पीछे से मतलब बैकलोड बढ़ता जा रहा है ब्लड का कि जिसे पंप करना है हार्ट को, तो फिर ये चीज़ धीरे धीरे दोस्तों हार्ट फेलियर को और ज़्यादा ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब एक तरह की ये साइकिल होती है पूरी की पूरी, जो फिर धीरे धीरे मतलब अगर इसमें मेडिसिन ना दी जाएँ, अगर इसमें ठीक से मेंटेनेंस मैनेजमेंट ना किया जाए, जल्दी ही दोस्तों ये वाली चीज़ जो है ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में पहुँच सकती है, जल्दी ये वाली चीज़ दोस्तों ख़राब हो सकती है। दोस्तों मैं क्यों आपको ये सारी कंपनसेशन मैकेनिज़्म के बारे में बता रहा हूँ कि जब हार्ट फेलियर डेवलप होना शुरू होता है तो फिर किस तरह से बॉडी कंपनसेट करती है। जैसे कि हार्ट स्ट्रेच होता है या हार्ट का मसल मास बढ़ता है, क्योंकि हार्ट की जो सेल्स हैं उनका साइज़ बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर से पंप कर रही होती हैं। किडनीज़ की चीज़ें, ब्लड वेसल्स की चीज़ें, दोस्तों ये सारी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे व्यक्तियों में जिनमें हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा होता है स्टार्टिंग में ना, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं लग पाता, क्योंकि बॉडी इस तरह की जो चेंजेस कर रही होती है इससे सिम्टम्स पैदा नहीं हो रहे होते। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कुछ भी सिम्टम हार्ट फेलियर के कभी भी आए हों, तो आप एक बार अपना चेकअप करा लें। या दोस्तों जनरली भी मैं कहता हूँ एनुअल चेकअप कराना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके परिवार में कोई इस तरह की हार्ट की हिस्ट्री है, या दोस्तों अगर आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ पे कि कई तरह के रिस्क फैक्टर हैं, या अगर आपकी एज उस कैटेगरी में आ गई है, अगर आप मिडिल एज या उसके ऊपर हैं, तो दोस्तों एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी हेल्थ का चेकअप कराते रहना। क्योंकि अगर कोई भी हार्ट फेलियर के साइंस हैं, कोई भी हार्ट फेलियर वाली चीज़ दोस्तों डेवलप हो रही है, तो डॉक्टर्स उसका ठीक से अंदाज़ा लगा सकते हैं जांच करके, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके या टेस्ट वेस्ट करा करके। तो अगर दोस्तों चीज़ जल्दी पकड़ में आएगी ना, तो चीज़ दोस्तों जल्दी कंट्रोल में आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हार्ट फेलियर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने पहले कहा था कि क्या होता है कि जब हार्ट जो है दोस्तों जो इम्प्योर है, मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है दोस्तों, वो वाला ब्लड जो लंग्स में जाएगा दोस्तों, तो लंग्स में फिर सारी प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाएगी। मतलब लंग्स में क्या होगा
कि लंग्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन है दोस्तों वो ब्लड में आ जाएगी, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चली जाएगी, वहाँ से शरीर के बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों क्या होगा, जो साफ ब्लड है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक ठाक है, वो फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ऊपर का चैम्बर लेफ्ट साइड का, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा दोस्तों। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होकर के दोस्तों वो वाला ब्लड हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में पहुँचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना दोस्तों, ये सबसे देखा जाए तो मेन चैम्बर होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल चैम्बर होता है, कि जिसका मेन काम होता है पंपिंग करना, और इस पंपिंग से हमारी बॉडी को दोस्तों ब्लड मेनली मिलता है। तो दोस्तों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में, या जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर भी कहते हैं, इसमें क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना दोस्तों, ये ठीक से पंप नहीं कर पा रही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि हर बीट में, हर हार्ट बीट में, मतलब हार्ट जितना ब्लड पंप कर पाता है ना, उस परसेंटेज को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। और दोस्तों इसकी नॉर्मल वैल्यू करीब 55 से 60% होती है, 55 से 60% के आसपास होती है। मतलब कि इतना जो ब्लड है, जितना अवेलेबल है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उसका लगभग 55 से 60% ब्लड हर बीट में पंप होकर के आगे जा पा रहा है बॉडी के टिश्यूज़ में। तो दोस्तों लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से पंप नहीं कर पा रही होती है। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर जो है ये भी दो तरह का होता है, सिस्टेलिक हार्ट फेलियर और डायस्टेलिक हार्ट फेलियर। दोस्तों सिस्टेलिक हार्ट फेलियर में क्या हो गया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये ठीक से पावर के साथ में, मतलब स्ट्रेंथ के साथ में अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब कि अब इसकी एक तरह से पावर कम हो गई है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली। तो दोस्तों इस चीज़ को हम और क्या कहेंगे, लेफ्ट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है इसमें, उसकी वैल्यू लगभग 40% या उससे भी कम हो रही है। आप समझ के, मैंने आपको अभी इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बताया है कि हर बीट के साथ में कितने परसेंट ब्लड जो है वो पंप करके जो है हार्ट आगे भेजता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिस्टेलिक हार्ट फेलियर में कि 40% या उससे कम हो जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब दोस्तों मैं आपको डायस्टेलिक हार्ट फेलियर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है हार्ट फेलियर में, हमें पता ही है कि हार्ट जो है वो बहुत पावर से पंप करने की कोशिश अपने अंदर से कर रहा होता है। उससे दोस्तों क्या होता है कई बार कि हार्ट की जो मसल्स है ना, वो उनके अंदर एक स्टिफनेस आ जाती है, उनके अंदर एक बिल्कुल मतलब वो कड़क सी हो जाती हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि हार्ट की जो एक नॉर्मल एबिलिटी होती है ना, कि हार्ट पहले तो पंप करेगा, फिर उसके बाद रिलैक्स करेगा। तो दोस्तों ये जो रिलैक्स करने वाली पावर होती है ना, हार्ट की जो कैपेबिलिटी होती है, ये फिर कम हो जाती है डायस्टेलिक हार्ट फेलियर में। अब दोस्तों क्या होता है, अगर हार्ट ठीक से रिलैक्स नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब कि हार्ट के अंदर जो ब्लड आना था वो ब्लड नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब ब्लड आ रहा है तभी तो वो ब्लड फिर आगे हार्ट पंप करके भेज रहा है। तो इस प्रोसेस में दोस्तों डायस्टेलिक हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि हार्ट ठीक से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, जिसकी वजह से दोस्तों हार्ट में ठीक से ब्लड आ नहीं पा रहा है। दोस्तों इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं। और दोस्तों ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब ये होता है तो हार्ट देखा जाए तो 50% या उससे ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ में ही पंप कर रहा होता है। दोस्तों एक चीज़ और होती है कि हार्ट फेलियर विद मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन एक तरह से नया कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है दोस्तों ये पंप कर रही होती है लगभग 41% से 49% ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन के बीच में। दोस्तों राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, मतलब राइट अपर चैम्बर, राइट लोअर चैम्बर, ये ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों नॉर्मली ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से ही दोस्तों नॉर्मली चीज़ डेवलप होती है। और इसके डेवलप होने से होगा क्या, अगर राइट साइड का हार्ट ठीक से पंप नहीं करेगा, तो राइट साइड के हार्ट का दोस्तों काम क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है ना, वो उसको पंप करके लंग्स में भेज रहा है प्योर होने के लिए। इम्प्योर का मतलब है दोस्तों कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया है, और दोस्तों प्योर का मतलब है कि ब्लड के अंदर अब दोबारा ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक ठाक हो गया है। तो दोस्तों अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये भी हुआ कि जो इम्प्योर ब्लड है जो हमारी वेंस में है, तो मतलब वेंस में वो इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो राइट साइड का हार्ट है दोस्तों वो ठीक से पंप ही नहीं कर पा रहा है उस इम्प्योर ब्लड को आगे प्योर होने के लिए भेजने के लिए। तो फिर क्या होगा दोस्तों कि बॉडी के अंदर चूंकि वेंस में ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है, तो फिर उस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये अपने आप में दोस्तों एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। डॉक्टर्स कई बार हार्ट फेलियर को और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को मतलब एक जैसे टर्म यूज़ करते हैं। होता क्या है दोस्तों इसमें कि चूंकि हार्ट अब ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब हार्ट का एक तरह से आउटपुट कम हो गया है। आउटपुट अगर कम हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब कि पीछे बैकलॉग बढ़ता जा रहा है ब्लड का, जिसे कि हार्ट में आना था और उसे आगे पंप होना था। बैकलॉग बढ़ रहा है, मतलब कि एक तरह से इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों कि कंजेशन बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के दोस्तों अलग अलग ऑर्गन्स में क्या होगा दोस्तों, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं इडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे एंकल्स में, हमारे दोस्तों पेट में, हमारे फेस में, हमारे हाथ पैर में, हर जगह पे दोस्तों सूजन आ सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दोस्तों लंग्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि दोस्तों जो लंग्स के अंदर की ब्लड वेसल्स है ना, उसमें भी ब्लड का अमाउंट फिर ज़्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए।
तो उसकी वजह से दोस्तों फिर पल्मोनरी एडिमा नाम की कंडीशन होती है और इसके अपने अलग अलग दोस्तों सिम्टम्स होते हैं। ब्रेथलेसनेस इसमें बहुत सीवियर हो सकती है, पिंक कलर का इसमें दोस्तों स्प्यूटम आ सकता है और मतलब अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी होती है ये वाली कंडीशन, क्योंकि इसमें लंग्स अपना काम करना धीरे धीरे फिर बंद करते हैं। दोस्तों क्या होता है, किडनीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर ये वाली कंडीशन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, इसका मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बैकलॉग में इकट्ठा होता जा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है। दोस्तों इससे अपनी जो किडनीज़ है ना, उनकी भी जो एबिलिटी है, जो पावर है कि वो ठीक से अपना सोडियम को या ठीक से अपना वाटर वगैरह जो एक्स्ट्रा है उसको निकाले यूरिन के ज़रिए, हर चीज़ दोस्तों अफेक्ट हो जाती है। दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ठीक से यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, मतलब किडनी अगर ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है, ठीक से वाटर को और सोडियम को ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रही है बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा को, तो फिर क्या होगा दोस्तों कि इससे धीरे धीरे ब्लड का वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो वाटर एक्स्ट्रा निकलना चाहिए था बॉडी से बाहर अब नहीं निकल पा रहा है। तो वाटर का मतलब बॉडी में कहाँ पर है, वो ब्लड में ही है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ेगा, तो मतलब कंडीशन की जो सीवियरिटी है, जो सीरियसनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी के अंदर में दोस्तों कंजेशन स्टार्ट हो गया है, फ्लूइड का बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, तो वो जो फ्लूइड एक्स्ट्रा पूरी बॉडी में बिल्ड हुए जा रहा है, वो फिर बॉडी के दोस्तों अलग अलग ऑर्गन्स को, पूरे वाइटल सिस्टम को दोस्तों बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, अगर इस चीज़ का दोस्तों मेडिकल इलाज तुरंत ना किया जाए। तो कभी भी अगर दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है तो मेडिकल इमरजेंसी तुरंत जाना होता है। दोस्तों मैंने अभी तक हार्ट फेलियर के कोई कॉजेज़ की बात नहीं की है, मैं ज़्यादा बात करूँगा भी नहीं उसके बारे में। मैंने सोचा मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो भी चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट फेलियर आखिर किन लोगों में डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, किन कंडीशंस की वजह से डेवलप होता है। वैसे दोस्तों अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है कि हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। जिन लोगों को दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का मतलब हो गया कि जो आपके हार्ट को सप्लाई करने वाली मेन आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर दोस्तों ब्लॉक वाली जो चीज़ है वो अगर है, तो इसे दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहेंगे। ऐसे पेशेंट्स में भी दोस्तों संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हार्ट फेलियर की चीज़ डेवलप हो सकती है। साथ साथ दोस्तों अगर किसी के हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज है कंजेनाइटल, वहाँ पे भी दोस्तों चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, वहाँ पे भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर की मसल्स होती हैं ना, उनके अंदर किसी न किसी कारण से इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि सूजन होती है, जिसे हम मायोकार्डाइटिस भी कहते हैं। इसके अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को मायोकार्डाइटिस है, उनके अंदर भी दोस्तों ये चांस होता है कि हार्ट फेलियर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अगर हार्ट की मसल्स में दोस्तों सूजन है, वो घायल अवस्था में है, वो फिर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक से पंपिंग वाला काम अपना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जिन लोगों को बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या जिन लोगों को किडनी डिसीज़ है, उन लोगों के अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं हार्ट फेलियर डेवलप होने के। अब दोस्तों मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ कि हार्ट फेलियर में किस किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखे जा सकते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। दोस्तों ब्रेथलेसनेस डेवलप हो सकती है, या जिसे हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिविटी जब हम करें तब हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लेटे हुए हैं और आपको ये वाली चीज़ पैदा हो रही है कि आपको सांस ठीक से नहीं आ रहा। मतलब ऐसा होता है पेशेंट्स रात में लेटे हुए हैं, अचानक से उठ गए कि सांस ठीक से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वाली चीज़ है ब्रेथलेसनेस वाली, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। और ये होती क्यों है, वही चीज़ है कि ठीक से चूँकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो अब जो लंग्स के अंदर वेन्स हैं ना, पल्मोनरी वेन्स, उनके अंदर में ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है। उनके अंदर ब्लड इकट्ठा होने से क्या होगा, अगर लंबे टाइम तक ब्लड इकट्ठा रहेगा कि उसके अंदर से जो भी वाटर है, जो भी लिक्विड है ना दोस्तों, वो फिर डिफ्यूज़ करके लंग्स के अंदर आ जाएगा, और लंग्स की अपनी जो कैपेसिटी है, मतलब सांस लेने की, वो चीज़ अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगला सिम्टम है कि पेशेंट्स को लगातार कफ हो सकता है, मतलब जिसे हम कहते हैं पर्सिस्टेंट कफिंग हो रही है, या दोस्तों वीजिंग भी हो रही है। वीजिंग का मतलब हो गया कि सांस लेने के टाइम पे दोस्तों एक सीटी की तरह की आवाज़ आना, जो नॉर्मली अस्थमा के पेशेंट्स में देखी जाती है। तो दोस्तों इन पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर के हैं, ऐसा हो सकता है कि लगातार इनमें कफ बना रहे, या लगातार इन्हें वीजिंग हो रही है, या दोनों चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों जो स्प्यूटम आ रहा है ना, जो बलगम है, वो हो सकता है सफ़ेद रंग का हो। चांसेस ये भी होते हैं दोस्तों कि वो स्प्यूटम पिंक कलर का हो गया होगा, मतलब पता लग सकता है कि उसके अंदर ब्लड मिक्स है, ब्लड टेंस्ड स्प्यूटम हो सकता है वो। ये दोस्तों चीज़ पैदा क्यों हो रही है, वही चीज़ है कि हमारे लंग्स के अंदर इतना ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों जो ब्लड के अंदर से फ्लूइड है वो फिर निकल करके हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है, और हमारी लंग्स के काम करने की दोस्तों पूरी की पूरी कैपेसिटी जो है वो प्रभावित हो रही है। दोस्तों अगला सिम्टम है कि हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग जगहों पे दोस्तों फ्लूइड के इकट्ठा होने की वजह से फिर ऐसा लग सकता है कि सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, या एडिमा हो रहा है जिसे हम कहते हैं। कहीं पर भी हो सकता है, हमारे पैरों में, हमारी दोस्तों एड़ियों में, हमारे मतलब जो आगे के फीट होते हैं, जो ऊपर के लेग्स होते हैं, कहीं पर भी, हमारी फिंगर्स में, हमारे हाथों में, हमारे पेट में, हमारे चेहरे पे, अंदर के ऑर्गन्स में भी सूजन आ सकती है। दोस्तों ये वाली कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें भी इसका रीज़न वही है कि क्या हो रहा है, चूँकि ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो पंप होने के लिए बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है बॉडी में,
और फिर कई सारे ऑर्गन्स अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, किडनीज भी ठीक से दोस्तों वाटर को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं यूरिन के ज़रिए, तो फिर ब्लड मतलब इकट्ठा ही होता जा रहा है। इकट्ठा होगा तो फिर बॉडी में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं पे इकट्ठा हो ही रहा है। दोस्तों ये वाली चीज़ है। दोस्तों अगली चीज़ है कि इन पेशेंट्स को ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव हो, और जो भी उनकी दोस्तों एबिलिटी होती है ना फिज़िकल काम करने की, उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब वो बहुत ज़्यादा थकान में रहें या उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास हो। दोस्तों ये वाली चीज़ भी देखी जा सकती है हर एक तरह की एक्टिविटी में, नॉर्मल एक्टिविटी में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, किसी भी जगह पे, कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हो क्यों रही है दोस्तों ये चीज़? देखो आप लोग, हार्ट का काम होता है कि वो साफ़ ब्लड का मतलब हो गया वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक-ठाक है, उसको पंप करके दोस्तों आगे सारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में पुश करना, ताकि हमारी दोस्तों सारी की सारी सेल्स को ऐसा ब्लड मिले जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट पर्याप्त है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट पर्याप्त है, ताकि वो फिर सेल्स अपना काम ठीक से कर पाएँ। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है दोस्तों कि अब हमारी बॉडी की सारी सेल्स को ठीक से वो वाला ब्लड नहीं मिल पा रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन ठीक-ठाक अमाउंट में है। दोस्तों बॉडी अंदर से क्या करती है फिर कि जो थोड़े से बॉडी को लगता है कि लेस इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, वहाँ पे ब्लड भेजने के बजाय जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन या हमारे लंग्स, वहाँ पे भेजने की कोशिश करती है। तो लेस इम्पॉर्टेंट में फिर कौन सी जगहें आ जाती हैं? यही हाथ पैर वगैरह। तो यहाँ पे बॉडी कहती है कि चलो इनका काम तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि पूरी तरह से ब्लड पहुँचे। तो उससे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारे हाथ पैरों में या पेट वगैरह में ठीक से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा होता, क्योंकि हार्ट की पंपिंग पावर कम है, इस वजह से फिर दोस्तों क्या होगा कि वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं ना, उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों उनके अंदर फिर प्रॉब्लम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर अगर हमारे हाथ पैरों में ठीक से दोस्तों आप समझिए ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा, तो फिर हमें थकान का अनुभव तो होगा ही, हम चलेंगे फिरेंगे या बैठेंगे तो। दोस्तों अगला सिम्पटम है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कि क्या हो सकता है पेशेंट्स को कि एक तो उनकी भूख वगैरह बहुत कम हो सकती है, प्लस दोस्तों नौजिया बना रहे हमेशा, मतलब ऐसा लगे कि जी मिचला रहा है, ऐसा लगे कि मतलब अंदर से सिकनेस हो रही है, वॉमिटिंग सी ना आ जाए, इस तरह की कंडीशन। कारण वही है इसका कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना दोस्तों, उसको ब्लड कम पहुँच पा रहा है। हार्ट जो पंप कर रहा है, तो हार्ट अब जो भी हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक-ठाक है, तो वो ब्लड मोस्टली अब सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स में ज़्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि ये बॉडी की बिल्कुल इंटरनल मैकेनिज्म है। इसमें मतलब इसमें कोई हमारा रोल नहीं है किसी का, डॉक्टर्स का। ये एक तरह से बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है कि बॉडी की पहले प्रेफरेंस होती है कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसे बचाओ। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो प्योर ब्लड है, जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चूँकि कम मिल रहा होता है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने अंदर अंदर दोस्तों प्रॉब्लम में आ रहा होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी सेल्स को, तो फिर सेल्स जो हैं वो तकलीफ में आएंगे और उस तरह के सिम्टम्स पैदा करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दोस्तों इस तरह से प्रभावित इसमें हो सकता है। दोस्तों वज़न से रिलेटेड भी चेंजेस आ सकते हैं, वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। वेट लॉस दोस्तों होगा तो क्यों होगा कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपके ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर आपके खाने पीने का सिस्टम बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। अगर आपकी कैलोरी इनटेक ही नहीं होगा दोस्तों, तो फिर आप वज़न लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। वेट गेन वाली चीज़ दोस्तों क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ब्लड हमारे बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि ब्लड की पंपिंग पावर कम हो गई है, तो दोस्तों एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा होने की वजह से, जैसे मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ, बॉडी में सूजन आ रही है। सूजन आ रही है दोस्तों, इसका मतलब कि बॉडी के अंदर दोस्तों ब्लड जो है उसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब किडनीज़ वगैरह ठीक से अपना वाटर जो है वो एक्सक्रीट नहीं कर रही, शरीर के बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। हार्ट फेलियर दोस्तों अगर समझना इंपॉर्टेंट है, अगर कंट्रोल ना किया जाए ना, तो फिर ये चीज़ दोस्तों बढ़ती ही जाती है। ऐसा नहीं कि किसी जगह पर ये स्टेबल रह जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर एक लेवल पर आ चुकी है और उसके बाद इसका इलाज नहीं हो रहा है, तो बढ़ती जाने का मतलब दोस्तों क्या है कि पंपिंग पावर और ज़्यादा इफेक्ट होती जाएगी, और अगर हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, तो फिर जो बैकलॉग है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बॉडी में दोस्तों सूजन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फिर वज़न बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को पैल्पिटेशंस वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। पैल्पिटेशन का मतलब क्या हो गया कि एक एबनॉर्मल दोस्तों अवेयरनेस हो जाती है अपनी हार्ट बीट की। ऐसा पता लगता है कि हाँ हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, या एबनॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है, या मतलब अपने चेस्ट में या अपने दोस्तों नेक में ना एक एबनॉर्मल सेंसेशन पैदा स्टार्ट हो जाती है। ये पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि जो हार्ट है ना, वो किसी न किसी परेशानी में है, कुछ बीटिंग हो रही है। पेशेंट्स को इसमें लग सकता है कि बिल्कुल रेसिंग हो रही है, या कि बीट स्किप हो गई है, या कि कुछ फ्लटरिंग हो रही है, मतलब इस तरह की सेंसेशन हो सकती है, जो कि अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। दोस्तों ये चीज़ होती क्यों है? फिर वही बात है कि चूंकि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, तो अब हार्ट बड़ा स्पीड अप करने की कोशिश कई बार करना स्टार्ट कर देता है, और स्पीड अप करने के चक्कर में क्या होता है कि हार्ट की जो रिदम है दोस्तों, वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हार्ट की रिदम ख़राब होती है दोस्तों, फिर ये पैल्पिटेशन वाले सिम्टम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि एक तरह से लॉस ऑफ मेमोरी होना स्टार्ट हो जाता है, या कन्फ्यूज़न आप कह सकते हैं, कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट की जो थिंकिंग है,
जो थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग पावर है उनकी, वो चीज़ दोस्तों इम्पेयर हो जाती है, मतलब कि वो चीज़ अफेक्ट हो जाती है नेगेटिवली। ये सब क्यों हो रहा होता है दोस्तों? वही कि अगर हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर रहा, तो फिर एक स्टेज ऐसे भी आ सकती है कि जहाँ पे हमारे ब्रेन को ही ठीक से हार्ट से ब्लड ना मिल पा रहा हो, वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन अमाउंट ठीक ठाक होता है। तो अगर दोस्तों हमारे ब्रेन की सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ब्रेन को प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों पेशेंट को डिसोरिएंटेशन भी हो सकता है, पेशेंट को मतलब कई अलग अलग तरह के ये वाले मेंटल सिम्टम्स आ सकते हैं। और ये चीज़ नॉर्मली दोस्तों पेशेंट तो अपने आप नहीं समझ पाते, पहले जो भी पेशेंट की टेक केयर कर रहे हैं, जो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं या हॉस्पिटल स्टाफ है, वो लोग दोस्तों ज़्यादा ये चीज़ को ठीक से पकड़ पाते हैं कि पेशेंट को अब कुछ ब्रेन वाले सिम्टम्स पैदा होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे काफ़ी कुछ डिस्कस किया हार्ट फेलियर के बारे में इस वीडियो में। हार्ट फेलियर दोस्तों क्या होता है, क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं दोस्तों, और हार्ट फेलियर होने की वजह से बॉडी किस तरह से अपने अंदर चेंजेस लाती है, ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। मैं चाहूँ तो दोस्तों अभी और भी बहुत सारी बातें इन्हीं टॉपिक्स के बारे में कर सकता हूँ, इन्हीं चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो तो थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी ना हो जाए। तो दोस्तों मैं फिर किसी अलग सीरीज़ में बाकी बातें डिस्कस करूँगा। इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी दोस्तों वीडियो बनाऊंगा मैं। इसके दोस्तों क्या कॉजेज़ वगैरह होते हैं ठीक से, किस तरह से दोस्तों क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो अपने अंदर से, कि अगर आप रिस्क प्रोफाइल में आते भी हो, मतलब अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट फेलियर डेवलप होने के, तब भी दोस्तों आप क्या कुछ कर सकते हो कि इस कंडीशन से बचाव होने की संभावना बढ़ सके। ये सब दोस्तों जानना ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी हार्ट फेलियर होता है ना दोस्तों, तो मेडिकल इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये सोचना है कि बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाएगा, या हम कुछ भी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में सिर्फ चेंजेस कर लेंगे उससे ये चीज़ अपने आप कवर में आ जाएगी। नहीं, आपको दोस्तों अपनी मेडिकल टीम की बात पूरी तरह से माननी है, आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात दोस्तों पूरी तरह से एग्जैक्टली मान के चलनी है। थैंक यू सो मच।